Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today we are going to learn how to solve the problems for final account, and today we are going to see problem number 3. Following is the trial balance of Ram and Gopal as on 31st March 2009. मतलब हमें राम और गोपाल के फर्म की ट्रायल बैलेंस का पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में हर एक चीज पढ़ते वक्त हम वहां पर लिखेंगे कि ये फिगर आता कहां पर है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पे, या फिर वो हमारा एसेट्स है या वो हमारा लाइबिलिटीज है। हम प्रॉब्लम पढ़ते वक्त ही वहां पर उसे मार्किंग करेंगे। लेट्स बिगिन। डेटर्स हमारा एसेट्स है, इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। पोस्टेज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे पीडी। पीडी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी हमारा एसेट है, इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे एसेट साइड। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा डायरेक्ट एक्टिविटी है, इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे एसेट्स। परचेसेस डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए यहां पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज पेड ऑन परचेसेस। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरेज पेड ऑन परचेसेस, मतलब परचेस करते वक्त जो भी एक्सपेंसेस होता है दोज एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए कैरेज इनवर्ड को भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो उसके आगे हम लिखेंगे ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज आउटवर्ड सेल्स पे किया हुआ कैरेज, मतलब वो आएगा पी एंड एल डेबिट। रेंट पेड ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। कैश इन हैंड मेरा एसेट्स है, इसलिए वो बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाएगा। कैपिटल इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। बिल्स पेएबल भी मेरा लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी मेरा लायबिलिटी है। सेल्स, सेल्स इज माय डायरेक्ट एक्टिविटी, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बैंक लोन भी मेरा लायबिलिटी है, वो भी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब अनपेड वेजेस, अनपेड अमाउंट इज ऑलवेज अवर लायबिलिटी, इसलिए उसे भी हम लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में और एक चीज़ हमें दी है मोटर कार। मोटर कार भी अपना एसेट्स है, इसलिए उसे भी हम बैलेंस शीट एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे। आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड गोपाल इज 3:2, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उस प्रॉफिट में से 3:2 मतलब 3/5 रेशो राम का होगा एंड 2/5 का रेशो गोपाल का होगा। पिछले सम्स में अभी तक हमने कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सुना, बट यहां पर हमें सम में इंस्ट्रक्ट किया गया है दैट राम एंड गोपाल आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, मतलब पी एंड एल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर्स को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009 and the balance sheet as on that date
आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मतलब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, बट इन सबको बनाते वक्त ये जो एडजस्टमेंट्स उन्होंने हमको दी है उन एडजस्टमेंट को भी हमें प्रॉपरली फॉलो या उनको भी ट्रीटमेंट देने के बाद ही पूरा फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करना है। लेट्स सी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45,000। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट देते हैं। क्या होता है वो ट्रीटमेंट? पहला ट्रीटमेंट रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। पहला ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और दूसरा ट्रीटमेंट रहेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कौन से? पहला इफेक्ट रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। उसके बाद हमें बताया गया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 रुपीज एंड रेंट 500 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट क्या होता है? एड इन एक्सपेंसेस, और दूसरा इफेक्ट अभी तक पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ये हमारा लायबिलिटी होता है। तो पहला इफेक्ट हम देंगे एड इन एक्सपेंसेस। पहला इफेक्ट क्या देंगे? एड इन एक्सपेंसेस, और दूसरा इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम। हमारे मशीनरी पे और फर्नीचर पे हमें डिप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है। डिप्रीसिएशन चार्ज करना मतलब एसेट का वैल्यू कम करना। तो पहला इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उसमें से ये डिप्रीसिएशन का अमाउंट माइनस होगा, और उतना ही अमाउंट हमारे P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि मुझे इतने एसेट का लॉस हुआ है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में से एसेट में से डिडक्ट करेंगे, और दूसरा इफेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस के तौर पर या लॉस के तौर पर हम लिखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम assets, and second effect profit and loss debit। पहला इफेक्ट क्या होगा? एसेट्स में से माइनस करेंगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। चौथा ट्रांजैक्शन हमें दिया है गुड्स कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। 3000 के गुड्स तुमने फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए। गुड्स बाहर गए। गुड्स बाहर जाते हैं चाहे किसी भी नाम से, इट इज ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स whenever goes out by whatever name so called, goods whenever goes out of the business by whatever name so called, it is to be recorded on credit side of trading account। फ्री सैंपल के तौर पर तुमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब गुड्स चाहने पर भी कंसिडरेशन में तुम्हें और कुछ नहीं मिला है, मतलब ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा खर्चा है, और जब भी कोई खर्चा होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फर्स्ट इफेक्ट विल बी गिवन टू द क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट एज इट इज एन एक्सपेंसेस, it will be debited to profit and loss account। तो पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी P&L अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल एट 1500। पेएबल का मतलब क्या? अभी तक पे करना बाकी है, मतलब ये एक्सपेंसेस हमारा आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? करेक्ट, एक P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे क्योंकि वो एक्सपेंसेस हुआ है, और दूसरा
वो पे करना बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट क्या होंगे? पहला इफेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, बिकॉज इसे अभी तक पे करना बाकी है। इज इट क्लियर? हमने पूरा ट्रायल बैलेंस देखा, पूरे ट्रायल बैलेंस को कहां पर हम पोस्ट करेंगे ये हमने देखा, फिर हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स जो उन्होंने दी है उसको हमने पढ़े, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये हमने डिसाइड किया, या इसका हमने हमारे क्वेश्चंस के साथ की मार्किंग कर दिया है। नाउ लेट्स पोस्ट ऑल ऑफ देम टू द अकाउंट्स। बट पोस्ट करने के पहले हमें क्या करना होता है? जो जो आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स या फर्दर इंफॉर्मेशन दी है उन आइटम्स को हमें मार्क करना है, ताकि उन आइटम्स के बाद हम स्पेसिफिक अमाउंट का जगह छोड़ सके, सो दैट वी कैन परफॉर्म द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st March 2009। ट्रेडिंग अकाउंट के कितने साइड होते हैं? दो साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कॉलम्स कौन से रहेंगे? पर्टिकुलर्स, रुपीस एंड amount। particulars, rupees and amount। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करते हैं। पहला फिगर ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमें मिला था वो था ओपनिंग स्टॉक। वो क्या था? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमें सम में दिया हुआ था 32,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 32,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया गया था परचेसेस। उसके बाद हमें क्या दिया गया था? परचेसेस। परचेसेस का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 76,500। परचेसेस का वैल्यू कितना दिया था? 76,500। परचेसेस के बाद डायरेक्ट अगर कोई एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ था तो वो था हमारा वेजेस, टू वेजेस। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ था या फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसलिए वेजेस का जो अमाउंट है वो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, टू वेजेस। वेजेस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट का हमारे पास और एक फिगर दिया हुआ था और वो था कैरेज इनवर्ड। वो क्या था? कैरेज इनवर्ड, जिसका वैल्यू हमें दिया गया था 1000 रुपीज़। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिया हुआ था सेल्स बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स का वैल्यू दिया था 1,18,700। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमको क्या क्या दिया हुआ था? सब में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है और वेजेस दिए हैं। इन सब में मैंने वेजेस का इनर कॉलम में एंट्री पास किया हुआ है, बिकॉज हमारे फर्दर इंफॉर्मेशन में वेजेस के ऊपर हमें एडजस्टमेंट एंट्री दिया हुआ है। This is how trading account is to be posted. Now we'll post the items of indirect nature in profit and loss account. Profit and loss account for the year ended 31st March 2009। यहाँ पर भी दो साइड डेबिट एंड क्रेडिट।
heading of the column will be same as trading account. शुरुआत के 2 लाइन डेबिट साइड पे और 2 लाइन क्रेडिट साइड पे हम छोड़ देते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास हम स्पेस छोड़कर रखते हैं, और उस स्पेस छोड़ने के बाद हम हमारे आगे का पोस्टिंग कंटिन्यू करते हैं। P&L अकाउंट में सबसे पहला फिगर अगर मुझे कोई दिया है तो वो है पोस्टेज। वो क्या है? पोस्टेज। पोस्टेज का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1000 रुपीज़। पोस्टेज के बाद मुझे दिया हुआ है सैलरीज। पोस्टेज के बाद मुझे क्या दिया है? सैलरीज। सैलरीज का वैल्यू दिया हुआ है 7000 रुपीज़। इसे मैं इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि सैलरीज के ऊपर हमारे पास फर्दर एडजस्टमेंट है। सैलरीज के बाद हमारे पास है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का फिगर हमें दिया हुआ है 2000 रुपीज़। कैरेज आउटवर्ड के बाद हमें दिया हुआ है रेंट। रेंट का फिगर हमें दिया हुआ है 1500। रेंट के बाद हमें दिया हुआ है बैड डेब्ट्स। रेंट के बाद क्या दिया है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का वैल्यू है 1700। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम के तौर पर मेरे पास कोई भी फिगर नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर उन्होंने मुझे दिया है पोस्टेज, कैरेज आउटवर्ड, सैलरीज, रेंट और बैड डेब्ट्स। ये 5 ही चीज़ उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर दी हुई है। नाउ लेट्स ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बैलेंस शीट। हेडिंग क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं रहता। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं लायबिलिटीज, और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं एसेट्स। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज में पहले आएगा कैपिटल। कितने पार्टनर है तुम्हारे पास? 2। पहला पार्टनर कौन? राम। राम का कैपिटल कितना दिया है हमें? 50,000 रुपीज़। अगेन वी आर गोइंग टू लीव 3 लाइन्स एंड राइट इट एज गोपाल। गोपाल का कैपिटल हमें कितना दिया है? 40,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का दूसरा वैल्यू है, या उन्होंने हमें वैल्यू दिया है 4000 रुपीज़। फिर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, जिसका वैल्यू हमारे पास है 15,000 रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद उन लोगों ने हमें दिया हुआ है बैंक लोन। क्या दिया हुआ है? बैंक लोन। बैंक लोन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 15,000 रुपीज़, एंड एट द एंड दे हैव गिवन अस आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 रुपीज़। ये हमारे लायबिलिटीज़ है। नाउ वील ट्रांसफ़र एसेट्स। लेट्स सी व्हाट ऑल आर द एसेट्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। पहला एसेट जो हमें ट्रांसफ़र करना है वो है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू उन लोगों ने हमें दिया हुआ है
28,000 रुपीज़। सन्ड्री डेटर्स के बाद उन्होंने दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू कितना दिया है उन लोगों ने? 30,000 रुपीज़। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा हुआ है कि उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। मशीनरी के बाद हमें दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर पे भी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, इसलिए उसका फिगर भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्नीचर गिवन, दैट इज 25,000। फर्नीचर के बाद हमें एसेट में दिया हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है मोटर कार। मोटर कार का वैल्यू दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? पहले सारे डायरेक्ट रिलेटेड, जो भी डायरेक्ट एक्टिविटीज़ के रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम या परचेस या सेल था, उसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया है। अब हमें आगे दिए हुए एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट देने हैं। आगे दिए हुए एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट उन्होंने दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 45,000। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हम क्या देते हैं? पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45,000 रुपीज़। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 45,000 रुपीज़। सेकेंड एडजस्टमेंट उन्होंने क्या बोली है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोली है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? पहला, वेजेस में ऐड करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड करते हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग, वेजेस में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, इसलिए वेजेस में तो आउटस्टैंडिंग कुछ भी ऐड नहीं होगा। दूसरा एडजस्टमेंट उन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब अगेन द एक्सपेंसेस हैज इनकर्ड बट द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट पेड द एक्सपेंसेस, it is an liability. So two effect for outstanding salaries will be add to salaries and treated as your liability and transferred to balance sheet liability side. Outstanding salary और rent दोनों भी indirect expenses है, मतलब दोनों भी P&L अकाउंट में आने वाले हैं। तो P&L अकाउंट में सैलरीज में भी हम आउटस्टैंडिंग का फिगर ऐड करेंगे और रेंट में भी आउटस्टैंडिंग का फिगर ऐड करेंगे। सैलरी का आउटस्टैंडिंग फिगर कितना है? एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपीज। रेंट भी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है तो उसे भी तुम ऐड करोगे, वो आउटस्टैंडिंग रेंट का फिगर आएगा 500 रुपीज। तो हमने क्या किया? आउटस्टैंडिंग रेंट था उसको रेंट में ऐड किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी था उसको हमने सैलरी में ऐड किया। अब इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट हमें बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 रुपीज, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट हमने दे दिया है। अब इसके बाद हमें तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, क्या दिया हुआ है? They have asked us to provide depreciation on machinery at 15%,
मशीनरी पे उन्होंने हमें डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए बोला है 15% और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए बोला है 10%। 30,000 का 15% अगर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 4,500 और फर्नीचर पे 10% कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 2,500। चौथा एडजस्टमेंट उन्होंने हमें क्या करने के लिए बोला है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम एंड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 12% पर एनम। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है मतलब एसेट में से उतने परसेंटेज का वैल्यू हमें डिडक्ट करना है जो हमने यहां पर किया। एसेट का वैल्यू कम होता है मतलब अपना लॉस होता है, और लॉस होता है तो हम कहां पर लिखते हैं, वेरी गुड, P&L के डेबिट साइड पे। तो हम यहां पर लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन। पहला डिप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया मशीनरी के ऊपर और उस मशीनरी के ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था 4,500। फिर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया फर्नीचर के ऊपर और वो डिप्रिसिएशन चार्ज किया था 2,500। सो डिप्रिसिएशन के दोनों इफेक्ट हमने दे दिए। आगे चौथा एडजस्टमेंट, व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर 4, लेट्स सी। एडजस्टमेंट नंबर 4 में हमको दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए मतलब हमारे गोडाउन से गुड्स बाहर गए। किसी भी नाम से अगर गुड्स बाहर जाते हैं तो उसका पहला इफेक्ट क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको प्लेस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 3,000 के गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए थे मतलब गुड्स के बदले में हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं था। सो दिस पर्टिकुलर आइटम इज अवर लॉस, बट लॉस इन द नेचर ऑफ मेकिंग एडवर्टाइजमेंट और मेकिंग अवर प्रोडक्ट पॉपुलर, इसलिए हम इसको लॉस कम एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट। 3,000 के गुड्स हमने एडवर्टाइजमेंट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेएबल है मतलब ये भी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट क्या होगा, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो तुम लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500 पे करना बाकी है मतलब मेरा लायबिलिटी है। अगर मेरा लायबिलिटी है तो कहां पर लिखना होगा इसे, यस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखना होगा। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500 रुपीज। अब हमने देख लिया ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर हो गया, P&L अकाउंट पूरा प्रिपरेशन हो गया, बैलेंस शीट प्रिपरेशन हो गई, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी उन सारे एडिशनल इफेक्ट के या एडिशनल एंट्रीज के हमने दोनों इफेक्ट दे दिए हैं। अब हमारा काम क्या है, सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना। बैलेंस करते वक्त प्रेफरेंस किसको देना है या कौन सा अकाउंट सबसे पहले हमें बैलेंस करना है, यस, इट इज ट्रेडिंग अकाउंट विच इज टू बी बैलेंस फर्स्ट। लेट्स बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम बैलेंस करते हैं तो पहले दोनों साइड का हम टोटल रफ में वेरीफाई करेंगे विच साइड इज हेवियर। हमने रफ में चेक किया तो
तो ये पता चलता है कि हमारी क्रेडिट साइड काफ़ी हेवियर है। 1,63,700 हमारे क्रेडिट साइड का टोटल है, वही टोटल हमें डेबिट साइड पे लिखना है। जो डिफरेंस आएगा उसे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। हमारा डिफरेंस आया 45,200। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना होगा? P&L अकाउंट में। हमने सबसे पहले बैलेंस किया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें देखने मिला है कि हमारा क्रेडिट साइड काफ़ी हेवियर है। इस क्रेडिट साइड का टोटल हमने डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी लिख लिया। फिर जो डिफरेंस आया था उस डिफरेंस को हमने ग्रॉस प्रॉफिट बोलकर P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम टैली करते हैं P&L अकाउंट। P&L अकाउंट को ट्रांसफर करते वक्त सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो तुम ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर आए थे 45,200 एडजस्टमेंट किए हुए हैं। 7,000 में 800 रुपया आउटस्टैंडिंग का ऐड किया है। आउटर कॉलम में गया 7,800। 1500 में 500 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट का तुमने ऐड किया है, इसे भी तुम आउटर कॉलम में लिखोगे। दोनों चीज़ों का मिलाकर तुम्हारा डिप्रिसिएशन आया 7,000 रुपीज़। ये सारी चीज़ों को बाहर निकालने के बाद हम इस अकाउंट में वेरीफाई करते हैं कि कौन सा वैल्यू बढ़ा है। इफ़ वी चेक इट तो हमको पता चलता है इसमें भी मेरा क्रेडिट साइड बढ़ा है। जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं टू नेट प्रॉफिट। उसे हम क्या कहते हैं? टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब हम डिफरेंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे टोटल में डिफरेंस आता है 8 और 7 15 और 5 20 22। हमारा डिफरेंस आया 19,200। इस 19,200 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 19,200 को हम राम और गोपाल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशो ऑफ 3:2, तो राम के हिस्से में नेट प्रॉफिट आता है 11,520 और गोपाल के हिस्से में नेट प्रॉफिट आता है 7,680। इन फिगर्स को बाहर निकालेंगे। पहला आएगा 61,520, दूसरा आएगा 47,680 और सारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अगर हम टोटल करते हैं तो वो आएगा 17,800। इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करके आउटसाइड पे फिगर लेकर जाएंगे तो वो आएगा 25,500। इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो इट विल बी 22,500। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अब हम बैलेंस शीट को टैली करते हैं।
0 0 5 and 5 10 और हमारा 9 14 1,49,000 हमारे दोनों साइड का टोटल आया है, मतलब हमारा बैलेंस शीट बैलेंस हो चुका है. सो दिस इज हाउ full final accounts is to be prepared. Thank you for watching Ekeeda. Please subscribe to the channel to get more benefit out of